Now, the very, very important thing, what is exactly data science? I've seen a lot of students who are very, very confused about this concept. That what is exactly data science? They have watched a lot of videos, they have read a lot of blogs. Still, they have the confusion. What is exactly data science? Today, I will be explaining line by line what is exactly data science, and I will give you the example which you are able to see on a daily basis in your current life. Okay, getting started. The very first point, data science is the domain of study that deals with vast volume of data. The point number one is that data science is the domain of study that deals with vast volume of data. Vast volume of data. What does it mean? Vast volume of data means big data, very huge amount of data. ओके, फिर से मैं समझा देता हूँ, हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटा साइंस एक ऐसा डोमेन है, डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम जो है स्टडी करते हैं डेटा के बारे में, जो कि वास्ट वॉल्यूम में होता है, बहुत बड़े अमाउंट में होता है। ठीक है, कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है? जीबीज में हो सकता है, टीबीज में होता है, टेराबाइट्स में हो सकता है, पेटाबाइट्स में हो सकता है, जेटाबाइट्स में हो सकता है। तो इतना बड़ा डेटा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने बड़े डेटा के ऊपर आप डेटा साइंस के मेथड्स को यूज कर सकते हैं, और उस डेटा को समझने के बाद आप अपने कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचा सकते हैं। सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। ओके, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि डेटा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से आपको डील करना है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा के साथ आपको वर्क करना है, जो कि गीगाबाइट्स में हो सकता है, टेराबाइट्स में हो सकता है, जीबी, टीबी और पेटाबाइट्स में हो सकता है, जेटाबाइट्स में हो सकता है। बहुत बड़ा डेटा ये होने वाला है। टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, ओके, व्हेन वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, in order to work with a huge amount of data, okay, in order to work on the huge amount of data, we have to use modern tools and techniques. For example, recently Twin Tower was demolished, right? In Noida, Twin Tower was demolished. Okay, so suppose if you have to demolish a 50-floor building, okay, and I'll just give you one tool, that is hammer. Is it possible to demolish a 50-floor building just by a hammer? Is it possible to demolish a 50-floor building just by a hammer? It is not at all possible. It is not at all possible. Okay? So, to break the building, to demolish the building, you have to use modern tools and techniques. For example, to demolish the Twin Tower, what they use the explosives, right? Dynamites. वो उन्होंने use किया, right? अब यहाँ पर देखिए, कंसिस्टेंसी और टेक टाइम का कोई सेंस नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे बिल्डिंग डिमोलिश करना है, आप लगा रहे हो उसमें 50 साल, कोई सेंस है इसका फिर कि आप 50 साल में उसको डिमोलिश करके करोगे क्या? ठीक है, आप कह रहे हो कि ठीक है, कंसिस्टेंसी से हो सकता है, वो थोड़ा सा आपका जो है टाइम से हो सकता है। 50 साल में आप 50 फ्लोर की बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको दशरथ मांझी बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं पहाड़ तोड़ के रहूंगा। ठीक है, यू आर वर्किंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है 1 TB का डेटा, और आप कहते हो नहीं मैं इसको कर दूंगा, मैं छोटे टूल से इसको एनालाइज कर दूंगा, लेकिन मुझे 1 साल चाहिए। अब कंपनी आपको 1 साल क्यों देगा? आपको 1 साल वो क्यों देने वाला है? ठीक है, तो इररिलेवेंट चीजों पर फोकस करने की जगह यहाँ पर फोकस करते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल दैट डेटा साइंस यूजेस वेरी वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा, वेरी बिग अमाउंट ऑफ डेटा, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। पॉइंट नंबर 2, that we have to use modern tools and techniques जिससे हम बड़े amount of data के ऊपर operation perform कर सकें। What kind of modern tools and techniques? There will be Python along with its libraries. There will be SQL, there will be Tableau, there will be Apache Spark, okay, there will be Hadoop, there will be Power BI. तो जो भी आपने नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना है, वही नॉर्मल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हैं। किसके लिए? इस बड़े डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ टू द थर्ड पॉइंट, नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग using the modern tools and techniques. We are performing some kind of operation over the data. What kind of operation we are performing? Let's try to understand that. Okay, so basically I'll give you a case study here, I'll give you a better example here, so all the queries will be resolved in your mind. So suppose that we are working as a data analyst individually. Okay, individually we are working as a data analyst into the organization.
द ऑर्गेनाइजेशन गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कैफे चेन। एक कैफे चेन का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो डेटा की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हमारे पास एक क्लाइंट आया जो कि एक कैफे चेन है। ठीक है, कैफे चेन जो है उसके पास 50 डिफरेंट कैफेज हैं। 50 कैफेज हैं। कैफे का एक चेन है, जैसे हो सकता है चाय सुट्टा बार या फिर MBA चाय वाला। आई डोंट वांट टू स्पीक हियर। सिंपली अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक कैफे का चेन है और उसके 50 डिफरेंट लोकेशंस पर कैफेज है। ओके, अब यहाँ पर 50 डिफरेंट लोकेशंस पर जब उनके कैफे हैं, तो जब एक बिल जनरेट किया जाता है कैफे का, तो उसमें किस तरीके का डेटा होता है ये भी हम समझते हैं। किस तरीके का डेटा होता है कैफेज के अंदर, और उससे हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं ये हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जब एक बिल जनरेट किया जाता है तो उसमें किस तरीके का डेटा होता है। द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ डेटा इज द डेट। ओके, सबसे पहला क्या है, डेट आपके पास होगा। उसके साथ साथ आपके पास टाइम होगा, राइट। डेट होगा, किस टाइम पर जनरेट हुआ वो होगा। उसके साथ साथ आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होगी। लेट्स से आपने कॉफी ऑर्डर किया और आपने सैंडविचेस ऑर्डर किए, तो कॉफी का एक यूनिक आईडी होगा, सैंडविचेस का एक यूनिक आईडी होगा। डेट, टाइम, आईडी, 3 चीजें हो गई। उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसके साथ साथ आपके पास वहां पर रेवेन्यू होगा, राइट। आपके पास वहां पर रेवेन्यू भी होगा, राइट। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास रेवेन्यू आ गया, आपके पास डेट आ गया, आपके पास टाइम आ गया, आपके पास प्रोडक्ट का आईडी आ गया। तो इस तरीके का आपके पास आ गया। उसके साथ साथ आपने लोकेशन भी उसमें ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो डेटा है, अब इससे हम किस तरीके की एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव डेट, वी हैव टाइम, वी हैव लोकेशन, वी हैव रेवेन्यू, एंड ऑल्सो वी हैव द what kind of thing we have the location data. Yes, the location also. ID, location, date, time and revenue. ID, location, date, time and revenue. Okay, अब इससे हम किस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। इस डेटा से क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि थ्रू आउट द ईयर हमारे कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट रहे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या मैं ये पता लगा सकता हूं थ्रू आउट द ईयर हमारे कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट रहे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बिल्कुल पता लगा सकता हूं, राइट। और थ्रू आउट द ईयर ऐसे कौन से बॉटम 5 प्रोडक्ट्स रहे जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं किए, ये भी मैं पता लगा सकता हूं। बिल्कुल पता लगा सकता हूं। मैं सीजनलिटी ऑफ द सेल्स का भी पता लगा सकता हूं, सीजनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स का भी पता लगा सकता हूं। जैसे कौन से प्रोडक्ट्स समर सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स विंटर सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पर ये भी चीजें सोचने वाले हैं। ओके, अब देखिए मैंने फिगर आउट कर लिया कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बॉटम 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये 2 चीजें मैंने फिगर आउट कर ली हैं। अब इससे देखिए मैंने क्या किया, we use the modern tools and techniques to find the unseen pattern. This is the unseen pattern. We had the data and using the data we have figured out what are the top 5 products, what are the bottom 5 products. So ये क्या है, unseen pattern है। अगर आप डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। जब आप एनालाइज करेंगे तो इस तरीके का एक अनसीन पैटर्न आपको पता चलेगा। ठीक है, अनसीन पैटर्न हमने निकाल लिया। अब कभी आपने देखा है कि आपको डोमिनोज, पिज्जा हट ये कॉम्बोज ऑफर करते हैं कि 2 पिज्जा 1 कोल्ड ड्रिंक 1 कोक आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बो में मिल जाएगा। कभी आपने ऐसा देखा है, यस और नो? कभी ऐसा आपको देखा है कि कॉम्बो ऑफर आपको मिला है। ठीक है, और कॉम्बो ऑफर को अगर देखें हम, उसमें 2 to 3 प्रोडक्ट्स उसमें होते हैं। 2 to 3 प्रोडक्ट्स को अगर आप सेपरेटली परचेज करेंगे वो आपको ज्यादा कॉस्टिंग देगा एज कंपेयर टू परचेजिंग द सेम इनटू द कॉम्बो। कॉम्बो में परचेज करेंगे आपको कम अमाउंट पे करना होगा, और अगर आप उसी कॉम्बो को सेपरेटली प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं आपको ज्यादा वहां पर पे करना पड़ेगा, राइट। अब आप थोड़ा सा समझिए कि अगर ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अमाउंट अर्न कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर कॉम्बो ऑफर क्यों करते हैं, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव द टॉप 5 प्रोडक्ट्स, वी हैव द बॉटम 5 प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा ये 5 प्रोडक्ट हमारे सेल नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या डेवलप की गई कि एक स्टार प्रोडक्ट लिया जाए जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, एक बॉटम 5 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट लिया जाए जो कि सेल नहीं हो रहा था, इसके साथ एक कोक और अटैच कर दो, यानी कि 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बो हमने बना दिया।
कंज्यूमर्स को लगा कि हमें ज्यादा चीजें मिल रही हैं कम अमाउंट में, उन्हें एक स्टार प्रोडक्ट भी दिखा तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये जो कॉम्बो है इसमें कुछ ऐसा उन्हें नहीं मिल रहा जो कि टेस्टी नहीं है, उन्हें वो भी दिखा, और ऑटोमेटिकली कॉम्बो के थ्रू उनके वो प्रोडक्ट भी सेल होना स्टार्ट हो गए जो कि सेल नहीं हो रहे थे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? वो प्रोडक्ट्स भी सेल होना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि सेल नहीं हो रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ द डेटा, कि जब आप डेटा को एनालाइज करते हो, उसमें से अनसीन पैटर्न्स निकालते हो, दैट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरीके के एनालिसिस करके किस तरीके की चीजें करनी है। तो सबसे पहले अनसीन पैटर्न निकाले, मीनिंग हमने ये निकाला कि ये प्रोडक्ट हमारे सेल नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। बिजनेस डिसीजन हमने ये लिया कि हमें इनका जो कॉम्बो है वो हमें सेल करना चाहिए। दिस इज द डिसीजन। ओके, सो दैट्स टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड। तो यही वर्क करना होता है डेटा एनालिस्ट को, बिजनेस एनालिस्ट को, ये वर्क करना होता है। क्लियर टू ऑल? डेटा साइंस यूजेस कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। डेटा साइंस जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करता है प्रेडिक्टिव मॉडल्स को जनरेट करने के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली मशीन लर्निंग and what is exactly predictive models, because we haven't used these kind of terms on a daily basis. First of all, let's try to understand about machine learning. Machine learning is very, very confusing to a lot of students. But today, I will be explaining machine learning into a very, very simpler model, into a very, very simpler, into a very, very simple language that you will be having a better idea that what is exactly happening here. Please focus on this, guys. Please focus on this. Please focus on what I'm saying. Machine learning. Machine learning, okay? मशीन लर्निंग एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली आपके पास एक मशीन है और मशीन को आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना होता है। मशीन लर्निंग इज वेरी वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग से बहुत ज्यादा चीजें मशीन लर्निंग में अडेप्ट की हैं और दोनों चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। ह्यूमन की लर्निंग का प्रोसेस अगर आप समझ जाते हैं, ओके, ह्यूमन की लर्निंग का प्रोसेस अगर आप समझ जाते हैं तो मशीन की लर्निंग का प्रोसेस भी आप समझ जाएंगे। ओके, ह्यूमन की लर्निंग कैसे होती है? बहुत ही बेसिक से हम समझते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ओके, हम धीरे धीरे करके उसे चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसे चीजें समझाने की, उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है? हम उसे कंटिन्यूअस डेटा फीड करते हैं। किस तरीके का कंटिन्यूअस डेटा हम फीड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बेबी हु इज 6 months ओल्ड। ठीक है, एक बच्चा है, एक किड है जो कि 6 months ओल्ड है। ठीक है, 6 महीने का एक बच्चा है। तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे समझाते हैं। मशीन लर्निंग अगर हम समझे कि हम कंटिन्यूअस डेटा हम फीड करते हैं बच्चे को। जैसे हम उसे बताते हैं कि दूध गर्म होता है, ठीक है, तो आप जब बच्चे को बार बार बताओगे, पहली बार बच्चे को बताओगे वो नहीं समझेगा, अब बार बार बताओगे, सो दैट इज द कंटिन्यूअस डेटा दैट यू आर फीडिंग टू अ चाइल्ड। ओके, कंटिन्यूअस डेटा आपने फीड किया, वो बच्चा फिर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, मुझे बार बार बोला गया है डोंट टच द मिल्क, दूध को टच नहीं करना है, इट इज वेरी वेरी वार्म और वो मुझे हर्ट कर सकता है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन। हाउ वी आर टीचिंग अ चाइल्ड? We are continuously supplying the data to child. We are continuously supplying the information to the mind of the child, and the child is trying to figure out the patterns into that particular information. जैसे उसे समझ में आता है, ओके, अगर पानी मुझे चाहिए तो मुझे पानी इस तरीके से मुझे जो है वो मांगना पड़ेगा, भूख लगेगी तो मुझे इस तरीके से बोलना पड़ेगा। मतलब एक ह्यूमन माइंड जिसको कुछ भी नहीं पता है, हम उसको कंटिन्यूअस डेटा फॉरवर्ड करते हैं, उस डेटा में से वो पैटर्न्स निकालता है और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए जाता है। हम कहते हैं हम मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, हम मैच्योर होने का क्या मतलब है? कंटिन्यूअसली हम जो डेटा फीड किया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन फीड किया जा रहा है, या फिर हमें जो एक्सपीरियंस फीड किए जा रहे हैं, उससे हम लर्निंग अपना कर रहे हैं। और जब हम उससे लर्निंग अपना करते हैं, सो दैट इज गिविंग अस अ बेटर आइडिया कि हमें आगे रिएक्ट कैसे करना है। सिमिलरली मशीन का एग्जांपल लेते हैं। मशीन को हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डेटा फीड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा टेस्ला के ऑटोनोमस मॉडल का। टेस्ला में ऑटो ड्राइविंग कार का फीचर होता है, तो उसको ऑटो ड्राइविंग आया कैसे, उसने सीखा कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। तो आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। हमने क्या किया, 1000 कार्स में हमने सेंसर फीड किया।
सेंसर किस तरीके के फीड किए, हमने कैमरा सेंसर्स भी रखे, हमने उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग वाले भी रखे, शॉक को एब्जॉर्ब करे, उसको नोटिस करे, वो वाले भी हमने, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स हमने रखे। सो इफ आई एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है, और मेरे पास सामने से कोई गाय गुजर के जाती है, मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, राइट। मैंने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, वो डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया कि कोई ऑब्जेक्ट आगे से निकला है, उस ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न वो रिकॉग्नाइज किया कि वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, और उसके एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ कि मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तो ये मेरा रिएक्शन है, ये भी रिकॉर्ड किया गया। तो टेस्ला ने इनिशियली और अभी भी टेस्ला की जितनी भी कार्स होती हैं उसका डेटा टेस्ला के सर्वर्स को जाता है कि टेस्ला के जितने भी ड्राइवर्स हैं जो टेस्ला को ड्राइव कर रहे हैं वो किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 1000 अलग अलग ड्राइवर्स जो हजारों अलग अलग तरीके से कार को ड्राइव करते हैं, उनके कार को ड्राइव करने का पैटर्न अगर उसे वहां पर ट्रैक किया जाए और उसको फीड किया जाए और एक सिंगल मशीन को वो पूरा डेटा दिया जाए, वो सिंगल मशीन में कितना ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? आपको समझ आया कि थोड़ा बहुत समझ में आएगा किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करता है। कंटिन्यूअस डेटा सप्लाई, कंटिन्यूअस डेटा जब सप्लाई होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस डेटा में से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और अपनी इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करता है। सिमिलरली जिस तरीके से ह्यूमंस कंटिन्यूअस डेटा को एब्जॉर्व करते हैं, जो हमारे काम का होता है उसे हम अपने दिमाग में रखते हैं, जो नहीं होता उसे इस कान से निकाल देते हैं, ठीक है। दिमाग क्या है? हमारा दिमाग और मशीन्स का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। डीप लर्निंग में जो हमारा दिमाग है ये क्या है, इसमें न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरॉन्स है। तो डीप लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो हमारा डीप लर्निंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास मशीन लर्निंग है, उसके बाद डीप लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी डोमेन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लेवल है। जब कोई डीप लर्निंग का मॉडल या फिर मशीन लर्निंग का मॉडल ऐसे टास्क को परफॉर्म करने लग जाता है और इतने एक्यूरेसी से परफॉर्म करने लग जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो उस लेवल को, उस स्टेट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, मैं फिर से पूरा कंक्लूजन कर रहा हूं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में बेसिकली वी आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द डेटा टू मशीन। मशीन के पास एल्गोरिथम है, जैसे हमारे पास माइंड है उसके पास एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम पूरे डेटा को अपने अंदर फीड करता है, उसमें से पैटर्न्स निकालता है, उस पैटर्न से जो उसे लर्निंग मिली है वो उसे रखता है और बाकी सारे डेटा को वो डंप कर देता है, ठीक है। डीप लर्निंग में जिस तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग में डेवलप किया जाता है। एडवांस में मैं नहीं जाऊंगा, डीप में मैं नहीं जाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ स्टेट where we have developed some kind of algorithm which is able to replicate the task, the similar kind of accuracy which is being performed by a human being। उस स्टेट को, उस लेवल को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो मुझे लगता है कि सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। डेटा साइंस डोमेन की अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर डेटा पर वर्क कर रहा है, अल्टीमेटली ही इज वर्किंग इनटू द डेटा साइंस डोमेन। ओके, मूविंग ऑन गाइस, अब यहाँ पर लेट्स डिस्कस अबाउट डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। A lot of you must be like confused in these two things. What is the difference between data science and data analytics? Okay, data science versus data analytics. डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस आपने सुना होगा, दोनों एक ही चीज हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिसिस क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम है वो। अब हम यहाँ पर डेटा साइंस को थोड़ा सा बात करें और डेटा एनालिटिक्स को बात करें, ठीक है। डेटा साइंस क्या है? नाउ डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है। ओके, डेटा साइंस में बहुत बड़ा हमारा डोमेन है। उसमें है क्या? डेटा साइंस में बेसिकली आप किसी भी डोमेन में वर्क कर रहे हो, जैसे आप फार्मा में वर्क कर रहे हैं और वहां पर आप डेटा यूज कर रहे हैं और एक्सेल पर आप डेटा यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग अंडर द डेटा साइंस डोमेन, ठीक है। तो डेटा साइंस आप इस तरीके से समझिए, किसी भी तरीके का डेटा रिलेटेड टूल आप यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके का डेटा आप यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप किस पर्टिकुलर डोमेन में आप यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग अंडर द डेटा साइंस डोमेन। ओके, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग अंडर द डेटा साइंस डोमेन। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम समझते हैं, डेटा साइंस इज लाइक अ ग्रैंडफादर। डेटा साइंस को आप बरगद के पेड़ की तरह समझिए। डेटा साइंस एक बरगद का पेड़ है जिसके बहुत सारे सबसेट्स यानी कि ब्रांचेस हैं। तो डेटा एनालिसिस इज द सबसेट और द सब डोमेन ऑफ डेटा साइंस।
Data analysis is the subdomain of data science. Machine learning is the subdomain of data science. Okay, deep learning is the subdomain of data science. Artificial intelligence is not a domain. Artificial intelligence is a state, is a level where we have the machine learning model which is performing the same kind of task which is being performed by a human being. Okay, so multiple domains that we have heard of, either it is data analyst, business analyst, or any kind of domain that we have heard of, all of these comes under the data science domain. Is it clear to all? Now we can discuss about the job profiles. थोड़ा सा हम job profiles के बारे में discuss कर सकते हैं. If someone is working as a data scientist and someone is working as a data analyst, okay, if someone is working as a data scientist, someone is working as a data analyst, how we can like differ between the roles, the kind of roles and responsibilities of a data scientist person and a data analyst person. अगर आप एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की तरह वर्क करते हैं, अगर आप एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, तो उसमें आपका क्या डिफरेंस हो सकता है. ओके, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट, सबसे पहले एक मिथ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है काफी ज्यादा आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करता है. काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, हमें डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट पे जाना है. डोंट फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन दैट. Okay, in the data science domain we have multiple job profiles. Okay, and you should be targeting the job profile which is very much relatable to your interests. For example, if you are interested in sales, okay, you should be going for a sales analyst profile. If you are interested into business, you should be going into the business analyst profile. If you are interested in finance, you should be going to the finance part. If you are not interested in coding, you should be going to the BI developer part. Okay, so don't focus directly on the data scientist profile. Data scientist profile is not for all. Okay, it is not for all. And one more thing, आपको वहां जाना चाहिए जहां आप एक लेवल से आगे बढ़कर परफॉर्म कर सकें. अगर आप एक ऐसे डोमेन में जाते हैं जहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है, तो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि डेटा साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी है, मैं उधर जाऊंगा. सैलरी वहां ज्यादा होगी जहां आप एक्स्ट्रा डिलीवर कर पा रहे हैं. डेटा साइंटिस्ट में आप ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको सैलरी क्यों मिलेगी? ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जिस प्रोफाइल पर आप फोकस कर रहे हैं उसमें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं. अब मैं आपको बताता हूं डेटा साइंटिस्ट का रोल होता क्या है. डेटा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वर्ड एक आ रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट वर्ड जो है वो एक आ रहा है. तो साइंटिस्ट कौन होता है? साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु इज रिसर्चिंग अ लॉट, हु इज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, हु इज डूइंग द इनोवेशंस, राइट. साइंटिस्ट यही होता है, राइट. साइंटिस्ट यही होता है. यस और नो इनटू द चैट गाइस, राइट, यही होता है. तो अगर कोई पर्सन, अगर आप इनोवेशन कर पा रहे हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, अगर आप रिसर्च कर पा रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर डेटा पर आप रिसर्च कर पा रहे हैं, यानी कि डेटा के बारे में आपको बहुत ज्यादा अल्टीमेट नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, तभी आप इनोवेशन कर पाएंगे, तभी आप रिसर्च कर पाएंगे, राइट. सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, it is not at all possible that you will be placed as a data scientist as a fresher. It is not at all possible because you don't have the level of understanding, the level of knowledge about the data science domain that you will be able to research, you will be able to innovate, you will be able to experiment. You don't have that much knowledge. Okay, so you have to work for at least 2 to 3 years for a different profile into the data science domain. For example, you can work as a data engineer, you can work as a data analyst, you can work as a BI developer, any role, right? Then after 2 to 3 years, you can start thinking about a data scientist role, because while you're working as a data scientist or a data engineer, you are continuously interacting with the data. So your maturity about the data is increasing, your understanding about the data is increasing continuously. And after 2 to 3 years, you will be at a state that you will be able to experiment, you will be able to research, you will be able to innovate. That means you will be fit for the data scientist role. Okay, now what kind of skills are required for the data scientist role? Okay, what kind of skills are required for the data scientist role? Data scientist uses a combination of maths, core maths, that is engineering maths. That is not mean median mode. Okay, that is a lot more than that. Okay, so you should be having a lot of knowledge about mathematics, along with that stats and machine learning techniques. These are the core 3 skills
These are the very, very important skills that you should be having in order to be placed as a data scientist. First of all, core maths, advanced maths, after that the stats, and finally the machine learning techniques. These are the 3 different skills that you should be holding to become a data scientist. Now, data analyst. This is a role which is open for all. Okay, either you are trying to switch, you are already a working professional, you are trying to switch into the data domain, you can work as a data analyst. Either you are a fresher, either you are someone who is restarting the career after a career gap. अब यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं. ओके, डेटा एनालिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ जॉब्स इनटू द डेटा एनालिस्ट जॉब रोल इज हायर देन द डेटा साइंटिस्ट रोल. जितनी डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स है उससे कई ज्यादा डेटा एनालिस्ट की जॉब्स हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट में, ठीक है, वहां पर बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इस डोमेन में काम करती हैं, लेकिन एनालिसिस विजुअलाइजेशन ये हर कंपनी को चाहिए. चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, हर किसी को अपने डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर करवाना है, मैनेज करवाना है, उसको लेवरेज करना है. डेटा एनालिस्ट की अब हम फिर बात करें. डेटा एनालिस्ट कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना और एनालाइज, आइडेंटिफाई रिलेवेंट बिट्स. आफ्टर द एनालिसिस try to present their findings through data visualization methods, charts and graphs. Okay, this is the work of a data analyst person. Okay, so this is all about the data scientist and data analyst. Okay, so I hope from this video you have got much more idea about what exactly data science is and what exactly data analyst is, right? So if you like this video, please don't forget to share, subscribe and like our channel. Tab tak ke liye take care. Bye bye.